हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विल स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका ईएमआरएस पीजीटी टीयर 1 एग्जामिनेशन हो चुका है। यूपीएलटी ग्रेड का प्रीलिम्स पेपर हो चुका है और अभी सब्जेक्टिव पेपर और जो आपका नेक्स्ट स्टेज है उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ चिंता आपके मन में जरूर होगी कि कैसे तैयारी शुरू करें, क्या चीजों को ध्यान में रखें और सब्जेक्टिव पेपर में कैसे आप मास्टरी लेकर आ सकते हैं। तो इन दोनों एग्जामिनेशंस के जो नेक्स्ट फेज है, नेक्स्ट स्टेज है, उसको लेकर थोड़ी सी बातें आज मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो आइए फटाफट से इस सेशन को शुरू करते हैं। चलो, तो पहले बात करते हैं आपके ईएमआरएस टीयर 2 एग्जामिनेशन की। सो प्यारे दोस्तों, टीयर 1 एग्जामिनेशन आपका ओवर हो चुका है और टीयर 1 एग्जामिनेशन में आपने कॉमर्स नहीं पढ़ा है। हालांकि आपको नहीं पता कि आप टीयर 2 तक पहुंचने वाले हैं, रिजल्ट क्या रहने वाला है, बट अंदर से कहीं ना कहीं अपने को इंट्यूशन हो जाता है कि यार मैंने अपना बेस्ट शॉट दिया या नहीं दिया। और अगर आपको फीलिंग आ रही है कि यार आई कैन मेक इट टू द नेक्स्ट स्टेज, पॉसिबिलिटी जरूर है, तो फिर आप अपना जो सब्जेक्टिव पेपर है उसका प्रिपरेशन शुरू कर देना। क्योंकि अब हर एक एग्जामिनेशन में, बीट असिस्टेंट प्रोफेसर, बीट टीजीटी, बीट पीजीटी, हर एक में कहीं ना कहीं अब जो सब्जेक्टिव पेपर है ना वो आना शुरू हो चुका है। अब टीयर 2 ईएमआरएस की बात करें तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो आपको पढ़ना है। और देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों दे रखे हैं। ऑब्जेक्टिव की वेटेज 40 है और डिस्क्रिप्टिव की वेटेज 60 है। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन को ज्यादा मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं जी। ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 ही उनके मार्क्स हैं, यानी कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। बट डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके 15 क्वेश्चंस होंगे और उनके 60 मार्क्स होंगे। तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो, या हो सकता है कुछ मिक्सचर हमें देखने को मिल जाए कि एक बैलेंस बना के रखा हो कि कुछ क्वेश्चन 2 के, कुछ 4 के, कुछ 6 के। हो सकता है कुछ ऐसा बैलेंस भी हमें देखने को मिल जाए। अब ये चीजों को लेकर अभी 100% क्लैरिटी तो नहीं है, बट हमें ये जरूर पता है कि यार आंसर राइटिंग तो हमें करनी पड़ेगी, आंसर तो वहां पे लिखकर आने पड़ेंगे। टोटल 3 घंटे का समय आपको दिया गया है और ये जो टाइम का बाउंडेशन है ना, ये भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग के अंदर भी सेट हो जाना चाहिए कि यार 3 घंटे होंगे, उसमें मेरे को एक तो 40 एमसीक्यू करने हैं और मेरे को 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे करने हैं। देखो, 40 एमसीक्यू करने में आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है 60 मिनट्स के आसपास लग जाएंगे और बैलेंस जो 2 घंटे आपके पास अवेलेबल होंगे वो बैलेंस 2 घंटे आप लगाएंगे अपने 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को करने में। तो 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 2 घंटे में लिखना बहुत मुश्किल हो सकता है अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं किया। तो थोड़ा सा अभी से आप एफर्ट लगाना शुरू कर दो, थोड़ा सा अभी से प्रिपरेशन पे ध्यान देना शुरू कर दो। क्या ध्यान देना है, कैसे करना है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा जी आपका जो यूपी एलटी ग्रेड का जो हमारा सेकेंड फेज है, जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है जी, अब यहां पे भी यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है। अब यहां पे आपका जो पैटर्न है उन्होंने क्लियरली बता दिया, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मिलेंगे आपको भी 3 घंटे, बट यहाँ पे केवल आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे 20। और यहाँ पे जनाब आपको ये जो है 200 नंबर का पेपर रहेगा। 200 में 80 और 120 दो का बाइफरकेशन है। इसमें 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके 8 मार्क्स वाले होंगे, इसको 125 वर्ड्स में लिखना है। 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके यहाँ पे 12 मार्क्स के होंगे, उनको आपने 200 वर्ड्स में लिखना है। ये बहुत सही किया इन्होंने कि आपको वर्ड लिमिट बता दी कि यार ये वर्ड लिमिट फॉलो करनी है। बिकॉज आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो वर्ड लिमिट को भूल जाते हैं और अपने आंसर्स ऐसे लिखते हैं जैसे कोई ना समय की सीमा है ना शब्दों की सीमा है। तो ये जो वर्ड लिमिट है ना, इसको ध्यान में रखते हुए आंसर्स को कैसे लिखा जाए ये आपको समझने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि आपके 125 वर्ड्स कितने लाइनों में आ जाते हैं, कितने पेज में आ जाते हैं, या 200 वर्ड्स आपके कितने पेज में आ जाते हैं। क्योंकि हर एक स्टूडेंट का हैंडराइटिंग स्टाइल, प्रेजेंटेशन स्टाइल, कोई खुला खुला लिखता है, कोई थोड़ा टाइट लिखता है, कोई स्पेसिंग ज्यादा देता है। तो हर एक का स्टाइल अलग अलग होता है। तो आपको अपना पता होना चाहिए कि यार मेरे 200 वर्ड्स जो हैं वो कितने लाइनों में कवर हो जाते हैं, कितने पेजेस में मैं 200 वर्ड्स लिख लेता हूं। एक मेंटली आपको इस चीज का एहसास हो जाना चाहिए और ये तभी होगा इफ यू स्टार्ट राइटिंग, अगर आप लिखना शुरू कर देंगे। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर ही अपना पहला आंसर लिखेंगे तो जनाब आपका जो मार्कशीट है वो ज्यादा अच्छा रहने वाला नहीं है। वहां पे जाके आपको बहुत दिक्कतें होंगी। तो दिक्कतें घर पे ही सह लो, दिक्कतें एग्जामिनेशन से पहले ही सह लो और राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दो। हालांकि अगर आपने यूपी एलटी ग्रेड का एग्जामिनेशन दिया है तो अभी तो चिंता यही होगी कि यार कट ऑफ क्या जाएगी, फाइनल आंसर की क्या रहेगी और मेरा होगा भी कि नहीं होगा। तो हाँ ठीक है, वो चिंता बिल्कुल जायज है और वो चिंता आपके मन में जरूर रहेगी। बट मैं जानता हूं कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स तो होंगे ही जिनके मन में थोड़ा सा विश्वास होगा कि यार हम अगले स्टेज तक तो पहुंच जाएंगे, बट अगले स्टेज में क्या होगा, हम मेंस एग्जामिनेशन को टैकल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सब्जेक्टिव आंसर्स लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, कितना समय मिलेगा,
हमें इसकी तैयारी करने के लिए। अब एचपीएससी ने तो भी देखा हमने कि ज्यादा समय दिया ही नहीं, उसने तो आपको 1 महीना भी पूरा नहीं दिया और आपको बुला लिया रिजल्ट के थोड़े दिन बाद ही बुला लिया कि यार आ जाओ, अब आपका टीयर 2 का जो सब्जेक्टिव पेपर है उसका एग्जामिनेशन होने वाला है और आ जाओ देने। तो यहां पे आपको दिक्कत ना हो इसीलिए थोड़ा थोड़ा अभी से आप करना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन को शुरू कैसे करें। अब यहां पे देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखकर हमें वैसे आइडिया लग जाता है कि यार कैसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, बट यूपीएलटी ग्रेड का या ईएमआरएस का या केवीएस एनवीएस का किसी का पहले सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं हुआ, तो कौन सा आप सब्जेक्टिव पेपर उठा के देख सकते हैं। एचपीएससी का पीजीटी का 2 बार सब्जेक्टिव पेपर हो चुका है जी, तो आप वो वाला पेपर उठा के देख सकते हैं। हमारे कोर्स में भी ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया, आप उस पेपर को जाके चेक कर सकते हैं। सो इट विल गिव यू एन आइडिया कि यार पीजीटी लेवल पे कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। इसके अलावा देखो, जब आपको लिखना है तो लिखने के लिए पहले पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा, मैंने बहुत सारे आंसर्स भी चेक किए हैं, पढ़े हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक भी लिया है और यही जानने को मिला कि सर लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आइडियाज तो बहुत सारे आते हैं, बट लिख नहीं पाते। वो जो हमारे मन में बातें आ रही है उनको पेपर पे उतार नहीं पाते। तो एक्सप्रेशन जो है ना वो भी आना जरूरी है और वो आएगा जब आप रीडिंग करेंगे। जब आप रीड करोगे आंसर्स को, जैसे आपके कोर्स में बहुत सारे मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगे, आप उनको रीड करोगे तो आपके मन में एक थोड़ा सा ना ये बन जाएगा कि यार अच्छा ऐसे आंसर्स हमें लिखने होते हैं, और आपको वर्ड्स आ जाएंगे, आइडियाज आ जाएंगे, आपको कीवर्ड्स आ जाएंगे और उसके बेसिस पे आप राइटिंग कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आप डे 1 से एक बेहतर आंसर लिखना शुरू कर देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको रीड करना पड़ेगा, आपको मॉडल आंसर्स जो दे रखे हैं कोर्स में उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी जैसे आपके डेफिनेशंस हैं, कीवर्ड्स हैं, और फिर उनका इस्तेमाल करके आप अपने आंसर्स में उन्हें इंक्लूड करेंगे। आप थोड़ा सा सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से सोचना भी शुरू कर दीजिए। आप सोचिए कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो इसमें से क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। थोड़ा सा ये ओरिएंटेशन अगर आप ले आएंगे तो हर एक टॉपिक को सब्जेक्टिव से लिंक करना सीख जाएंगे और अपना जो आंसर है एग्जामिनेशन हॉल में उसको भी फिर आप ज्यादा बेहतर कहीं ना कहीं बना पाएंगे। क्योंकि अभी तक हमारा जो ओरिएंटेशन बना हुआ है वो एमसीक्यू वाला बना हुआ है, हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली एमसीक्यू की तरह सोचता है। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और ये ध्यान देना पड़ेगा कि यार इस टॉपिक में से अगर मेरा एक बड़ा क्वेश्चन बनता है तो किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है और उसका आंसर जो मैं लिखूंगा लिखूंगी वो किस तरीके से यहां पे लिखूंगी। और डेली एटलीस्ट एक आंसर लिखना शुरू कर दो, एक आंसर डेली लिखना शुरू करो। मैं नहीं कहता कि बहुत परफेक्ट आंसर हो या उसमें बिल्कुल सब कुछ एकदम बढ़िया हो, ऐसा नहीं है। जैसे मर्जी टूटा फूटा एक बार लिखना जरूर शुरू करो और एक हैबिट बना लो कि यार डेली एटलीस्ट एक तो लिखना ही लिखना है। सर लिख लेंगे पर चेक कौन करेगा यार। चेक करने के लिए आज की डेट में आपके पास यही अवेलेबल है, चैट जीपीटी है और टूल्स हैं, तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। आप आंसर लिखिए और उसको अपलोड कर दीजिए चैट जीपीटी पे या और एआई टूल्स पे और उसको बोलिए कि मेरे आंसर को इवेल्युएट करे और बताए कि कहां मैं इंप्रूव कर सकता हूं। अभी आपको इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है, अभी आपको नंबरों पे फोकस नहीं करना। अभी आपको देखना है कि यार इस आंसर को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। केवल इस चीज पे अपना फोकस आप यहां पे रखिए। एंड प्यारे दोस्तों, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है आपके सब्जेक्टिव प्रिपरेशन के दौरान। सबसे पहली चीज, आप क्वेश्चन को पढ़ें और वो लिखें जो सवाल में पूछा जा रहा है। मेनी टाइम्स आई हैव सीन कि स्टूडेंट्स वो लिखना शुरू कर देते हैं जो उनको आता है। उनको आती है मैस्लो की थ्योरी, वो लिखना शुरू कर देंगे। सवाल में पूछा है कि मैस्लो की थ्योरी के लिमिटेशंस बताओ, वो नहीं लिखेंगे। तो सवाल में जो पूछा जा रहा है उसी पे ज्यादा लिखिए, उसी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, एम्फेसिस होना चाहिए। इसके अलावा ओवर राइटिंग नहीं करना है, क्योंकि देखो आपका जो टाइम है वो लिमिटेड है। आपके पास जितने नंबर का क्वेश्चन है, जितना उसमें आपको लिखना है वो अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करके लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है, 125 वर्ड्स उसके अंदर आपको लिखने हैं, अगर आप उसमें 200 वर्ड्स लिखने शुरू कर देंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा, आप पेपर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और एग्जामिनर शायद ओवर राइटिंग के नंबर भी काट ले कि यार इसने बहुत ज्यादा लिख दिया और इतनी तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, और ये गलत इंप्रेशन ना पड़ जाए एग्जामिनर के ऊपर। तो ये ध्यान रखना। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को इग्नोर मत करना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अभी एचपीएससी सब्जेक्टिव पेपर हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर का और उसमें हमें देखने को मिला कि यार 15 सवाल थे और 15 में से 6 प्रैक्टिकल सवाल आ गए। हालांकि हर एक सवाल मुश्किल नहीं होता, उसमें से एक दो सवाल जरूर थोड़े से हाई लेवल, थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, हर एक सवाल इतना मुश्किल नहीं होता है। मैं नहीं कह रहा कि आप प्रैक्टिकल के बिल्कुल मास्टर बन जाओ और सारे सवाल हर एक टाइप के 10-10 सवाल कर लो, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। बट हाँ, प्रैक्टिकल को लेकर बिल्कुल ऐसा मत होना कि यार इग्नोर कर दिया, सारा कुछ ही छोड़ दिया, या प्रैक्टिकल को देख के हम तो बिल्कुल डर ही जाएंगे, छोड़ ही देंगे, ऐसा नहीं है।
तो प्रैक्टिकल को लेकर थोड़ा सा अपना जो हॉराइजन है उसे बड़ा करो, थोड़ा सा उसके बारे में भी सोचना शुरू करो कि हाँ यार कुछ कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो आने चाहिए हमें, और वो हम करेंगे भी। इसके अलावा जो आप आंसर राइटिंग करेंगे, कोशिश करिए पॉइंट्स फॉर्म में लिखें, पैराग्राफ फॉर्म में ना लिखें। पैराग्राफ फॉर्म में लिखना आप अवॉइड करो, क्योंकि उससे एग्जामिनर को इवेल्युएट करने में दिक्कत आती है और आपका आंसर इतना सुंदर नहीं लगता है। पॉइंट फॉर्म में लिखा होगा, अंडरलाइन हुआ होगा, तो एग्जामिनर को इजी हो जाता है आपका आंसर इवेल्युएट करना। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा है कि अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं ना, बहुत सारी ग्रामेटिकल एरर्स भी कर देते हैं, बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कर देते हैं, तो वो चीजें भी कम हो जाएंगी अगर आप पॉइंट्स फॉर्म में अपने आंसर को लिखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, बहुत सारी बातें अभी आपके साथ मैंने कर ली हैं, और अगर अभी आपको लग रहा है कि सर हम सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एवर स्टडी क्लासेस पे कोर्सेज अवेलेबल हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल अवेलेबल है। आपका केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का जो डिटेल कोर्स है कॉमर्स का, वो भी अवेलेबल है। और आपका यूपी एलटी ग्रेड कॉमर्स का जो कोर्स है, अभी हमने उसको स्पेसिफिकली सब्जेक्टिव पेपर के लिए कर दिया, तो आप उस कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी इन दोनों कोर्सेज पे आपको हमारा जो क्रिसमस ऑफर है उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। इनकी डिटेल्स एवर स्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट से जाके आप ले सकते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी चर्चा आपके साथ। यहाँ पे इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चर्चा के साथ। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपके जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहे और आप अच्छा स्कोर करें, और जल्दी से जल्दी अपना जो टीयर 2 है, जो आपका सेकेंड फेज है, उसकी प्रिपरेशन भी शुरू कर दें। ओके जी, बाय, टेक केयर।